हेलो स्टूडेंट्स, देखिए राम मालदेव के बारे में मैंने आपको बताया और राम मालदेव के बारे में बहुत ही गहरे तथ्य दिए थे। राम मालदेव के बारे में अब हमको पढ़ना है रामचंद्र सेन को। रामचंद्र सेन एक इम्पोर्टेंट रूलर है और निश्चित रूप से क्वेश्चन उठेगा। मालदेव की बात करें, मालदेव के उत्तराधिकारियों की बात करें तो मालदेव का सबसे बड़ा लड़का था राम। ऐसे राम से छोटा था उदय सिंह और उदय सिंह से छोटा था ये चंद्रसेन। उदय सिंह से छोटा था चंद्रसेन। वास्तव में राजतिलक राम को मिलना चाहिए था, लेकिन राम को नहीं मिला, उदय सिंह को भी नहीं मिला, राजतिलक चंद्रसेन को मिला। ये वही राम है जो रूठी रानी अपने साथ लेकर के इसको रही थी, ये ध्यान रखना। ये उदय सिंह बाद में सत्ता में आएगा। अब पहले हम रामचंद्र सेन को पढ़ते हैं। रामचंद्र सेन को मालदेव 1562 में एक्सपायर हो गया और 1562 में रामचंद्र सेन सोजत में था। तो चंद्रसेन की मृत्यु के समय सोजत में इसका राजतिलक हुआ, रामचंद्र सेन का 1562 से लेकर के और 1581 तक ये मारवाड़ के सिंहासन पर रहता है। लेकिन मारवाड़ के सिंहासन पर तो रियली में ये केवल 2 साल रहता है। 1562 से लेकर के और 1564 तक, 1562 से लेकर के 1564 तक ये मालदेव रामचंद्र सेन जोधपुर के सिंहासन पर रहता है। गतिविधियां क्या घूमती हैं, देखिए कि पता होना चाहिए आपको। 1556 में अकबर आगरा के सिंहासन पर आ गया। अकबर ने हाजी खां को भी डिफीट कर दिया यहाँ से, अजमेर से। अकबर ने 1562 में मेड़ता से जयमल को हटा दिया। जयमल, ये विशेष ध्यान में रखना है, जयमल अकबर के द्वारा खदेड़ा गया था मेड़ता से, और यही जयमल है जो राणा उदय सिंह की सेवा में चला गया। और राणा उदय सिंह की सेवा के समय ही ये जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो उस समय जयमल चित्तौड़ फोर्ट की दीवार पर पेट्रोलिंग कर रहा था, देखभाल कर रहा था फोर्ट की। उस समय अकबर ने ही इसको गोली से मारा था, नीचे से निशाना साधा और बंदूक से गोली से जयमल को शूट किया था। तो ये जयमल मेड़ता का शासक और मेड़ता से वहां चला गया। जयमल मेड़ता से जाने के बाद में अब मेड़ता खाली है। इधर 1562 में रामचंद्र सेन इसके सिंहासन पर आ गया, जोधपुर के सिंहासन पर आ गया। जोधपुर के सिंहासन पर आते ही इनको अपने राज्य की परवाह हुई। इनको राज्य की परवाह हुई तो सबसे पहले राम पहुंचता है अकबर की शरण में और राम अकबर से सिफारिश करता है कि आप चंद्रसेन से जोधपुर का सिंहासन हमें दिलवाइए। देखिए ये 1933 तक इसको हम मारवाड़ कहेंगे। 1933 में मारवाड़ रियासत का नाम बदल करके जोधपुर रियासत किया गया। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, 1933 से पहले मारवाड़ी कहेंगे। जोधपुर का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं समझाने के लिए, लेकिन जोधपुर वर्ड सही नहीं है। जोधपुर शब्द प्रॉपर 1933 में दिया जाता है। तो देखिए जोधपुर रियासत, जोधपुर रियासत, अभी मारवाड़ रियासत, 1933 के बाद जोधपुर रियासत। तो ये राम के कहने पर अकबर मारवाड़ विजय के लिए सेना भेजता है। तो ये जोधपुर पर आक्रमण करते हैं। चंद्रसेन जोधपुर को छोड़कर और चला जाता है भाद्राजून की पहाड़ियों में, ठीक है ना। अब यहां से देखिए आप, ये 1564 में आक्रमण हुआ इस पर, 1564 में। तो 1562 से 1564 2 साल तक इसने शासन किया।
इसके बाद में फिर ये निरंतर कंटिन्यू पूरे राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में इसने अपना टाइम ज्यादा व्यतीत किया। तो अब आप देखें इसमें यहां से 1564 में जब चंद्र सेन पर आक्रमण होता है, अब 1564 के बाद में ये राजस्थान की विभिन्न रियासतों में घूमता हुआ इधर उधर घूमता है, भाद्रा जून में आता है। भाद्रा जून पर फिर मुगल सेना आक्रमण करती है। मुगल सेना भाद्रा जून पर आक्रमण करती है तो ये सिवाना की पहाड़ियों में चला जाता है। सिवाना की पहाड़ियों में जाकर के ये वहां अपना सैनिक प्रबंध और अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं ठीक तरीके से करता है। सिवाना में रहते हुए रामपुर एक जगह है, वहीं पर इससे सिवाना पर भी आक्रमण किया जाता है अकबर के द्वारा। सिवाना पर आक्रमण किया जाता है तो रामपुर में ये अकबर की फौज पड़ी होती है, और रामपुर में ही यहाँ पर एक व्यक्ति था, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति अकबर का, और ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में आपको सोचना है। नाम इसका है जलाल खां। ये जलाल खां पता है आपको अकबर ने सबसे पहले किसके लिए यूज किया था इसको? जब महाराणा प्रताप को अकबर समझाने के लिए अपने दूत भेजता है तो सबसे पहले भेजा गया दूत जलाल खां था। ये 4 दूत भेजे गए थे अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। तो ये जलाल खां रामपुर के युद्ध में मारा जाता है 1574 में। अब यहां मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यहां पर लौट करके आते थोड़ा सा पीछे की तरफ। मालदेव भाद्रा जून में है। भाद्रा जून में जब ये है तो उसी टाइम पर मालदेव अकबर का मेड़ता पर आक्रमण हो गया। और ये भी ध्यान रहे कि 1562 में अकबर के लिए आमेर रियासत की अधीनता मिल गई। कछवाहों ने अधीनता स्वीकार कर ली और कछवाहे भारमल ने अपनी बेटी का विवाह भी अकबर के साथ कर दिया। तो भारमल के सहयोग से 1570 में नागौर दरबार का आयोजन होता है। नागौर दरबार, ये नागौर दरबार बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर यहां नवंबर 1570 में आता है। नवंबर 1570 में नागौर दरबार होता है। नागौर दरबार में अकबर सबसे पहले अपना आकर के एक तालाब का निर्माण करवाता है जिसका नाम है शुक्र तालाब, जन कल्याण उद्देश्य से। इसके बाद में सारे राजपूतों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी भारमल की है। अब भारमल के द्वारा लाए गए व्यक्तियों में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राय सिंह, और ये राय सिंह है बीकानेर का रहने वाला। आपको एक चीज याद रहनी चाहिए कि मालदेव ने राय सिंह के फादर का मर्डर कर दिया था पाहेवा के युद्ध में, ठीक है ना। तो मालदेव ने राय सिंह के पिता की हत्या कर दी थी। तब से ही इनके बीच में शत्रुता चली आ रही थी। अब वो शत्रुता का बदला राय सिंह यहां लेता है। 1570 में जब नागौर दरबार हुआ तो भाद्रा जून से चंद्रसेन भी यहां पर आया। चंद्रसेन अपने बेटे को भी साथ में लेकर के आया। उसका नाम भी राय सिंह है, ये ध्यान रखना। चंद्रसेन के बेटे का नाम भी राय सिंह है और इधर बीकानेर के शासक का नाम भी राय सिंह है। चंद्रसेन से अकबर की बातचीत हुई। यहाँ पर ये राम भी पहुंचा और ये उदय सिंह भी पहुंचा जो इससे बड़ा है चंद्रसेन से। नागौर में पहुंच करके उदय सिंह ने अपनी सत्ता की दावेदारी पेश की अकबर के सामने। चंद्रसेन ने अपनी दावेदारी पेश की। चंद्रसेन ये कह रहा था कि मुझे मेरे फादर ने राज्य उत्तराधिकारी घोषित किया था, और वास्तव में चंद्रसेन को मालदेव ने उत्तराधिकारी घोषित किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन अब इन दोनों के बीच में बात बिगड़ती है। अकबर ये कहता है चंद्रसेन से कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो और हमारे अधीनस्थ रह करके जोधपुर पर मारवाड़ पर शासन करो। और इस अधीनता का सबसे मजबूत प्रमाण माना जाएगा कि आप अपने परिवार की कोई एक बच्ची का संबंध मुगलों के साथ में करें, अर्थात अकबर के परिवार में करें। चंद्रसेन इस बात पर भड़क उठा और चंद्रसेन भरे दरबार में अकबर से कुछ तू तड़ाक आपसी बातें बिगाड़ करके और चंद्रसेन यहाँ से चला गया। लेकिन चंद्रसेन का बेटा राय सिंह यहीं पर रह गया। देखिए, इसको भी सत्ता का लालच है। ये राज सत्ता इतना गंदा खेल है कि इसमें बेटा भी बाप के खिलाफ हो रहा है और बाप के खिलाफ अन्य दो भाई हैं, राम और उदय सिंह। यहां से जाने के बाद में चंद्रसेन चला गया सिवाड़ा में रहते हुए इसने अपना शासन प्रबंध किया। और फिर जो बात थी पहले, वो रामपुर वाली बात पहले आ गई थी उससे क्रमबद्धता को टूटते हुए, तो यहाँ पर रामपुर के युद्ध में इसको जलाल खां को मारा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट बात देखिए आप, ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि मालदेव ने नागौर दरबार के बाद अकबर ने नागौर दरबार के बाद मारवाड़ का शासन प्रबंध किसे सौंपा। तो शासन प्रबंध अकबर ने मारवाड़ का शासन प्रबंध 1572 में राय सिंह के लिए सौंपा था। अभी यहां से आगे कोई प्रश्न अभी उठा नहीं है। अगला प्रश्न बनता है कि राय सिंह कब से कब तक मारवाड़ रियासत का अधिकारी रहा। तो ये ध्यान रखें, 1572 से लेकर के और 1581 तक, अर्थात 9 साल राय सिंह मारवाड़ का अधिपति बना रहा। राय सिंह के पास में 2 स्टेट की सत्ता रही, बीकानेर और जोधपुर, बीकानेर और मारवाड़। आगे बात समझ में। तो यहाँ एक तो ये शोकर तालाब का निर्माण, ये तो नॉर्मल हो चुका है। एक तो ये क्वेश्चन, नागौर दरबार को आयोजित करवाने में सर्वप्रमुख भूमिका किसकी थी? भारमल कछवाहे की। नागौर दरबार में उपस्थित होने वाले अधीनता स्वीकार करने वाले शासक जैसलमेर और बीकानेर। मालदेव ने अधीनता स्वीकार नहीं की, उदय सिंह को राजतलक भी नहीं दिया, लेकिन उदय सिंह के स्थान पर किसको उत्तराधिकारी सिंहासनारूढ़ किया? राजतलक नहीं किया राय सिंह का। राय सिंह से केवल इतना कहा कि जोधपुर रियासत की शासन प्रबंध तुम देखेंगे। इसके बाद में ये भाद्राजून सिवाना और सिवाना से रामपुर, इसका जोधपुर के बाद में पहला केंद्र बनता है भाद्राजून, दूसरा बनता है सिवाना, तीसरा बनता है रामपुर। अब रामपुर के बाद में फिर मालदेव के पीछे मुगल सैनिक लग जाते हैं और अकबर पूरा प्रयास करता है कि मालदेव चंद्रसेन को किसी भी तरीके से मुगल अधीनता में ला करके छोड़ना है। लेकिन चंद्रसेन भी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि किसी भी तरीके से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है, चाहे कितना भी कठिन संघर्ष जीवन जीना पड़े। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉजिकल है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, लॉजिकल प्रश्न क्या बनता है? राजपूताने का कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता, राजपूताने का कौन सा शासक था जिसने मुगलों के साथ संघर्ष के लिए किलों के स्थान पर, मुगलों के साथ संघर्ष के लिए किलों के स्थान पर पर्वतों को चुना, पर्वतों में रहना चुना। सबसे पहले मुगलों के साथ संघर्ष करने के लिए किलों के स्थान पर पर्वतों में रहना चुना, ये सबसे पहले चंद्रसेन के दिमाग की उपज थी। इसीलिए ध्यान रखें, चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा है। तो पहले क्रमबद्धता में चलते हैं, पहले सीधे देखिए, जब उदय सिंह सिवाना में था
तो सिवाना में रहते हुए इसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, हालांकि आपके नॉलेज के लिए है। सिवाना में रहते हुए इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तो इसके पास में, इसको पता था कि मालदेव के पास में बहुत बड़ा राजकोष था, तो मालदेव के राजकोष में से एक लाल था, उस लाल को इसने उदयपुर के महाराणा उदय सिंह को बेचा। उस जमाने में इसकी कीमत थी 60,000। उदय सिंह ने यही लाल अपने उत्तराधिकारी प्रताप को छोड़ा। प्रताप ने अपने उत्तराधिकारी अमर सिंह को छोड़ा, राणा अमर सिंह को, और राणा अमर सिंह ने 1615 में मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो राणा अमर सिंह ने यह लाल 1615 में जहांगीर को भेंट किया। जहांगीर से यह शाहजहां के पास में रहा। यही लाल शाहजहां के मयूर सिंहासन, जिसको तख्त ताउस कहते हैं, उसके नीचे उस पर लगा था, सीढ़ी, उस पर क्या बोलते हैं, पिलर पर लगा था। तख्त ताउस का जो सिंहासन जो था, सिंहासन के नीचे जो बेसमेंट लगता है, उस बेसमेंट में यही लाल लगा हुआ था। इस लाल को 1739 में नादिर शाह लूट करके ले गया। अब इसके बाद ये लाल कहां गया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पुनः किसी सौदागर के माध्यम से, उस सौदागर का नाम हाईलाइट नहीं हुआ, किसी सौदागर के माध्यम से ये लाल 1881 में दिल्ली के बाजार में बिकने आया, जिसको पहचान लिया गया कि ये बेशकीमती लाल, क्योंकि उस टाइम पर ये दो ही चीजें बहुत फेमस थी, एक तो कोहिनूर हीरा और एक ये लाल। ये लाल 1881 में जब दिल्ली के मार्केट में बिकने के लिए आया था, तो उस टाइम के जितने, लगभग उस टाइम पर 39 ऑलमोस्ट फेमस न्यूज़पेपर थे, तो 39 न्यूज़पेपर्स में इस लाल के बारे में विशेष खबरें छपी। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, आप मूल बात पर चलते हैं। जब चंद्रसेन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अकबर ने बातराजून विजय के लिए भी बातराजून को भी अकबर ने बातराजून को भी चंद्रसेन से छीन लिया। अकबर ने बातराजून को चंद्रसेन से छीन लिया, सिवाना को चंद्रसेन से छीन लिया। इसके बाद में फिर रामपुर को भी छीन लिया, क्योंकि लेकिन रामपुर में चंद्रसेन ने एक काम बहुत गजब किससे किया है, इसको रामपुर का युद्ध भी बोलते हैं। रामपुर का युद्ध, या ये क्वेश्चन बन जाता है कि जलाल खां किस युद्ध में मारा गया, रामपुर के युद्ध में। कब मारा गया, 1574 में, ठीक है ना। तो रामपुर का जो युद्ध है, ये जलाल खां ऐसे युद्ध में मारा गया था। इसके बाद में आप देखें, अकबर ने सिवाना को ले तो लिया था, लेकिन अकबर भी सिवाना पर अधिकार करने से या सिवाना में अपना प्रबंध करने से डरता था। इसलिए अकबर ने एक विशाल सैन्य टुकड़ी के साथ और अपना एक विशेष मनसबदारी व्यवस्था पर पूरा एक लेक्चर दूंगा, जिसमें कंप्लीट कम से कम पौन घंटे का, कम से कम 45-40 मिनट तो चाहिए, उससे नीचे में काम नहीं चलेगा। लेकिन आप समझें, जब तक यहाँ पर इसको सिवाना का प्रबंध संभालने के लिए अकबर ने और शाहबाज खान को भेजा। शाहबाज खान पर भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। ये स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के जर्नल पेपर में आया है। क्वेश्चन ये था कि कुंभलगढ़ को विजिट करने के लिए शाहबाज खान को कितनी बार भेजा गया, हाउ मेनी टाइम्स शाहबाज वाज सेंट टू द विक्ट्री ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट। तो ये शाहबाज खान को यहाँ नियुक्त किया था अकबर ने सिवाना। अकबर राजपूतों से भिड़ तो बैठा, लेकिन डरता भी था, ये ध्यान रखना। इसके बाद में देखते हैं,
जब ये सारी व्यवस्थाएं अकबर के हाथ से रामपुर तक निकल गया, तो अब अकबर दक्षिणी राजस्थान की तरफ माइग्रेट करता, सॉरी जब रामपुर तक का क्षेत्र चंद्रसेन के हाथ से निकल गया, अब चंद्रसेन को ये लगा कि अब चारों ओर यहाँ पर शत्रु हैं और मुगल राजपूतों का गठजोड़ बना करके मुझे अधीनता में लेना चाहते हैं, इसलिए चंद्रसेन ने दक्षिण राजस्थान की ओर पलायन किया। और दक्षिण राजस्थान में पलायन करते हुए ये सबसे पहले पहुंचता है पीपलोद, सबसे पहले पहुंचता है पीपलोद। पीपलोद के बाद में ये रहने लगता है आसरलाई, आसरलाई की पहाड़ियां हैं, पीपलोद के जंगल हैं, तो पीपलोद में रहने लगा, आसरलाई में रहने लगा। बाद में सिरोही के सुल्तान को पता चला इस बात का कि राव मालदेव इस तरीके से एक शरणार्थी का जीवन जी रहा है, तो सिरोही के सुल्तान ने इस बात की हिम्मत साधी कि अकबर से मुकाबला हम करेंगे और इसको सिरोही आने का निमंत्रण दिया। ये सिरोही गया और सिरोही में 1.5 वर्ष तक रहा। देखिए कितना जटिल संघर्ष है रामचंद्र सेन का, जिसके बारे में हम लोग इसको एक नॉर्मल रूलर कहकर के बुला देते हैं। इसके बाद में ये आसरलाई, यहाँ से सिरोही से गया और सिरोही से आकर के यहाँ सिरोही में 1.5 साल रहा। इसके बाद में ये डूंगरपुर गया, डूंगरपुर में रहा 2.5 साल, ठीक है ना। डूंगरपुर में 2.5 साल रहते हुए ये कोटड़ा में था एक बार, कोटड़ा डूंगरपुर में भी प्रॉपर जगह जहां पर ये रहा, जो एक फेमस है आर्ट के लिए, गलियाकोट, गलियाकोट में रहा था। ध्यान रखना, प्रॉपर जगह का नाम पूछे तो गलियाकोट। डूंगरपुर में 2.5 साल रहा। गलियाकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? मरण मूर्ति कला, जो मिट्टी की मूर्तियां बनती है, काली चिकनी। इसके बाद में डूंगरपुर से ये बांसवाड़ा में रहने, डूंगरपुर से ये कुछ समय के लिए कोटड़ा आ गया। कोटड़ा में प्रताप से इसकी मुलाकात होती है, प्रताप से मुलाकात। यहां पर ध्यान रखें, अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है किसी भी एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राव मालदेव और महाराणा प्रताप की मुलाकात कहां हुई? कोटड़ा में। इससे पहले मुलाकात के तौर पर तो राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप के राजतिलक में भी राजतिलक समारोह जब हुआ था तो उसमें भी गया था, लेकिन वो मुलाकात नहीं थी, वो तो एक इनविटेशन था, एक राजा का राजा के लिए अपने उत्सव में आमंत्रण। लेकिन सैनिक चर्चा को लेकर के मुगलों के खिलाफ अपनी नीति बनाने के पर्पज से दोनों की मुलाकात कोटड़ा में हुई थी, ये ध्यान रखना है। डूंगरपुर से जाने के बाद में ये क्या बोलते हैं, चंद्रसेन बांसवाड़ा रहा। अब बांसवाड़ा में रहते समय इसके साथ में घटना घटती है। क्या होता है? नाडोल का क्षेत्र, नाडोल का क्षेत्र अभी तक सुरक्षित था और नाडोल में कल्ला राठौड़ शासन कर रहा था, कल्ला जी, ठीक है ना, कल्ला राठौड़। अकबर के सैनिकों ने धोखे से कल्ला का कत्ल कर दिया। जब नाडोल सत्ता बिल्कुल पूरी तरह से सोजत, पाली, नाडोल, सिवाना, ये सारे क्षेत्र इनके हाथ से निकल गए, तो नाडोल और उसके आसपास के जागीरदारों ने एकत्रित होकर के ये कहा कि इस समय अब परिस्थितियां अकबर के प्रतिकूल हैं और मारवाड़ में अब थोड़ी बहुत सामंतों में इस बात की चेतना क्रिएट हो रही है, जागृत हो रही है कि हमारा रूलर जगह जगह घूम रहा है हमारी आपसी फूट के कारण। इसलिए सारे सामंतों ने मिलकर, सरदारों ने मिलकर और पुनः मालदेव को आमंत्रण, इसको चंद्रसेन को आमंत्रण भेजा कि आप बांसवाड़ा में जीवन व्यतीत करते हुए बहुत टाइम हो गया, बांसवाड़ा से आप पुनः
मारवाड़ के सिंहासन पर आए। जब बांसवाड़ा से मारवाड़ के लिए चला तो सबसे पहले इसने मुगल सत्ता का जो प्रमुख केंद्र है, मुगल सत्ता का प्रमुख केंद्र है अजमेर। चंद्रसेन ने सबसे पहले आक्रमण किया अजमेर पर और वहां अजमेर में जो मुस्लिम चौकी थी वहां से मुसलमानों को मार भगाया, मुसलमानों को मार भगाया। इसके बाद में अजमेर से मुसलमानों को खत्म कर, यहां से चौकी को खत्म कर, फिर इसने नागौर की तरफ, जोधपुर की तरफ आते हुए क्षेत्र विजित किया, सरवाड़ का क्षेत्र। सरवाड़ के क्षेत्र को विजित करने के बाद में यहां से सरवाड़ को विजित किया, यहाँ सरवाड़ को, और 19 जुलाई 1579 को 19 जुलाई 1579 को चंद्रसेन ने सोजत जीत लिया। सोजत, अजमेर, सरवाड़, सोजत, 3 क्षेत्र आ गए। नाडोल में कल्लाजी को खत्म कर दिया था मुसलमानों ने और मुस्लिम वहां पर शासक गवर्नर बिठा दिया। सामंतों ने मिलकर के मुस्लिम गवर्नर को नाडोल से भगा दिया, तो अब नाडोल भी इनके नियंत्रण में आ गया, नाडोल नियंत्रण में आ गया। लेकिन अभी देखिए कि यहां 1572 से लेकर के और 81 तक जोधपुर में कौन बैठा है? रायसीन। और रायसीन के पास में 2 शक्ति हैं। रायसीन एक तो बीकानेर का है, बीकानेर की सत्ता है इसके पास में, प्लस इसको अकबर का सहयोग है। तो ये 2 ताकतवर शक्तियां हैं, इसलिए अब ये जोधपुर पर नहीं आ रहा है अभी। अब ये यहां से सारण, इसको सोजत को जीत लिया, बाद में ये पुनः सारण की पहाड़ियों में जाता है, सारण की पहाड़ियों में अपने महल बनवाता है, रेजिडेंस बनवाता है, बिल्कुल जैसे प्रताप चावंड में बनवाता है, ऐसे ये सारण में अपना रेजिडेंस बनवाता है। बड़ी इमारत तो नहीं बनवा सका क्योंकि उस टाइम पर इसके पास में संसाधन इतने नहीं थे, ना ही कोई ऐसा बड़ा फाइनेंसर इसकी हेल्प के लिए आया जैसा प्रताप की हेल्प के लिए 2 भाई आए थे। नाम याद करो। तो अब ये सारण के पहाड़ों में रहने लगा। इसके बाद में सारण के क्षेत्रों में है सिंचाई की पहाड़ियां, सिंचाई, ये सिंचाई की पहाड़ियों में इसने अपना सेपरेट प्रशासनिक केंद्र बनाया जो घनी पहाड़ियों से और उनसे आबद्ध था। यहां पहुंचना बड़ा जटिल काम था, हालांकि ये सरवाड़ के पास में ही है लेकिन थोड़ी सी हटकर के थी। यहीं पर रहते हुए चूंकि परिस्थितियों से टूटा हुआ व्यक्ति था, खाने पीने का राजशाही व्यवस्था की तरह कोई उचित प्रबंध नहीं हुआ, और सिंचाई के पहाड़ों में 11 जून 1581 को 11 जून 1581 को और चंद्रसेन का देहांत हो गया। ये सबसे बड़ी बात है। सॉरी बेटा, 11 जनवरी है, 11 जनवरी 1581 को यहाँ चंद्रसेन का देहांत हो गया। सिंचाई की पहाड़ियों में देहांत हुआ। चूंकि रेजिडेंस अभी सारण में है तो सारण में ही इसका दाह संस्कार हुआ, यहाँ दाह संस्कार हुआ और सारण में ही इसका स्मारक है। ये ध्यान रखें, सारण 2 चीजों से जुड़ गया। सारण में एक तो स्मारक बन गया, इसका दाह संस्कार भी हुआ। ये बहुत अब इसका ये सारी चीजें पूछी नहीं गई हैं। इसके संदर्भ में बस 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको कि भाई ये अकबर का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप, या इस तरीके की इसको टाइटल है। अब यहाँ तक ये इसका जीवन है, यहाँ के जीवन लीला, यानी 1562 से लेकर के और 1581 तक केवल 2 साल चैन से शासन करता है। उसके बाद कंटिन्यू मुगलों के साथ में निरंतर युद्धों में व्यस्त रहता है। अब यहाँ देखें आप, इसके मरने के बाद में कुछ जो सरदार थे उन सरदारों ने मिलकर के और इसके पुत्र आस्करण
आसकरण को और चंद्रसेन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आसकरण को चंद्रसेन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया और इसको मारवाड़ के सिंहासन पर बैठाने की पूरी तैयारी हो गई। यहां पर भी क्वेश्चन है, चंद्रसेन का उत्तराधिकारी किसे घोषित किया गया? आसकरण को। लेकिन अकबर के दबाव की वजह से यह काम हो नहीं सका। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इसकी तुलना प्रताप के साथ में की जाती है। तो पहला प्रश्न है, कौन इतिहासकार है जो चंद्रसेन की तुलना प्रताप के साथ करता है? प्रताप के साथ, और चंद्रसेन को प्रताप का अग्रज कहता है। अग्रज, ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है। विश्वेश्वर नाथ रेऊ, इसने किताब लिखी है मारवाड़ का इतिहास और बहुत ही फेमस राइटर है, जोधपुर इतिहास का। इसने चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का प्रताप कहा है। इसको भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, क्योंकि भूला बिसरा राजा इसलिए है क्योंकि ज्यादा इसके संदर्भ में लोग जानते नहीं, और इसका जनता के प्रति जो काम राजा के होने चाहिए वो ये कोई काम कर नहीं पाया, क्योंकि आजीवन युद्धों में ही और भागदौड़ में व्यस्त रहा। इसलिए ये था चंद्रसेन का पूरा इतिहास। चंद्रसेन के इतिहास में एक तो गलियाकोट का नाम ध्यान रखना है, एक इसको प्रताप की इससे जो मुलाकात हुई थी उसका नाम ध्यान रखना है, दूसरा कोटड़ा में मुलाकात जो हुई थी, तीसरा जलाल खां की हत्या कर, जलाल खां को मारना। तो ये रामपुर के युद्ध में जलाल खां को मारा गया। 1570 में नागौर का दरबार, और नागौर दरबार में जब अकबर ने इसके लिए वैवाहिक संबंधों का प्रस्ताव रखा तो इसने ठुकरा दिया और उसके बाद में वहां से चला गया, और उसके बाद से संघर्ष शुरू हो जाता है। तो ये मेवाड़ की तरफ पलायन करना और वहाँ रहना सहना सारा, और इसका जहाँ स्मारक है उसके बारे में विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।